हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है नेक्स्ट पी ब्लॉक का फैमिली लेकर के आ रहे हैं ग्रुप 17 फैमिली की अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम है कि ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन होता है। और आपको मालूम भी होगा कि एस्टाटाइन जो होता है वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। ठीक, रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है तो ज्यादा प्रॉपर्टी हम लोग एस्टाटाइन की यहाँ पे ऑब्जर्व या यहाँ पे पढ़ते नहीं। तो जो मेजॉरिटी में हम लोग हैलोजन में पढ़ते हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं ग्रुप 17 और ये हैलोजन फैमिली कहलाता है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन, ये आपका एलिमेंट हो गया। और इन एलिमेंट्स की अगर हम लोग डिस्कशन करें, ये आपके ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हो, ग्रुप 17 एलिमेंट्स हो गए। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इन्हें हम लोग हैलोजन फैमिली भी कहते हैं। हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली भी कहते हैं। हैलो जो है ये वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। हैलो मीन्स होता है सी साल्ट और जेन मीन्स होता है प्रोड्यूसर। तो आपको मालूम है इस ग्रुप के स्टार्टिंग मेंबर्स जो होते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, स्टार्टिंग मेंबर्स जो होते हैं ये सब जो है सी साल्ट प्रोड्यूसर होते हैं, यानी सी साल्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? सी साल्ट। जैसे आप देखिए सी वाटर में कहा जाता है NaCl बहुत ज्यादा पाया जाता है, सी वाटर में NaCl बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं because these halogens form sea salt, ये हैलोजन जो है सी साल्ट का प्रोडक्शन करते हैं, इस वजह से हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे भाई इसको? हैलोजन फैमिली। और ये भी कहा जाता है स्टार्टिंग 3 मेंबर्स ज्यादा, स्टार्टिंग 3 मेंबर्स जो होते हैं वो ज्यादा बनाते हैं। स्टार्टिंग जो 3 मेंबर्स हैं वो इस तरह से ज्यादा फॉर्मेशन करते हैं। और आपको मालूम है जो नेम हैलोजन दिया गया, द नेम हैलोजन गिवन बाई, नेम हैलोजन गिवन बाई स्वेगर थे, स्वेगर, SCHWEIGGER, स्वेगर जी ने जो है इन 1811 मिलियन, इन 1811, ठीक। और आपको मालूम है हैलोजन नॉन मेटल्स होते हैं और ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं भाई ध्यान। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, इनकी जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है। तो इस वजह से ये क्या होते हैं? मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल फैमिली जो होती है उसमें पाए जाते हैं, ठीक। तो ये कुछ हैलोजन्स के बारे में था, हमने आपको बताया। एलिमेंट्स का नाम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। एस्टाटाइन जो होता है ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है, ठीक। इसे हैलोजन फैमिली कहते हैं। हैलोजन जो है ये ग्रीक वर्ड है। हैलोजन मीन्स होता है सी साल्ट, जन मीन्स होता है प्रोड्यूसर। तो ये मेंबर्स जो है सी साल्ट का प्रोडक्शन करते हैं। तो और वो भी कौन से? स्टार्टिंग 3 मेंबर्स, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है? हैलोजन फैमिली, ठीक। और ये हैलोजन नेम गिवन बाय
स्ट्रेगर इन 1811। और हैलोजन की रिएक्टिविटी हैलोजन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। कैसे आपने कहा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है रेस्पेक्टिव पीरियड की कंपैरिजन में। तो इस वजह से ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स बिहेवियर शो करते हैं। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स का बिहेवियर ये शो करते हैं। ठीक, आगे आइए देखते हैं, बात करते हैं। तो इसमें जो स्टार्टिंग मेंबर है फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर मच अकर्ड, बहुत ज्यादा पाया। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर मच अकर्ड एज कंपेयर टू या इन कंपेयर टू ब्रोमीन एंड आयोडीन। और ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ठीक, किस फॉर्म में पाए जाते हैं अगर उसको हम लोग ऑब्जर्व करें तो जैसे देखिए फ्लोरोस्पार, फ्लोरोस्पार का मतलब CaF2। ठीक, यहां देखिए ये कैल्शियम का भी रिसोर्स है, फ्लोरीन का भी रिसोर्स है। क्रायोलाइट Na3AlF6 ये क्रायोलाइट है। ठीक, क्रायोलाइट है जिसका आप देखते हैं। फ्लोरोएपाटाइट इनका जो फार्मूला है वो आपका CA3PO4 होल ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट और साथ ही साथ CaF2 फ्लोरोएपाटाइट है। यहाँ पे देखिए ये फ्लोराइड का भी जो है सोर्स है, कैल्शियम का भी सोर्स है, फास्फोरस का भी सोर्स है। इस तरह से आप इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, क्रायोलाइट हो गया। सोडियम क्लोराइड, आपको मालूम है सोडियम क्लोराइड के रूप में क्लोरीन पाया जाता है। ठीक है, सी वाटर जो होते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और लगभग अगर आप ऑब्जर्व करिए, देखिए इसको, तो 2.5% बाई मास पाया जाता है। 2.5% बाई मास क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन रहता है सी वाटर का, उसमें 2.5% बाई मास आप देखते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह देखिए कार्नेलाइट भी देखिए, कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2 कार्नेलाइट हो गया, KCl MgCl2 6H2। ठीक, और इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड, ये कुछ आपके जो हैं फ्लोरीन और क्लोरीन के जो आपके कोर्स हैं या कहिए मिनरल्स हैं जिस रूप में पाए जाते हैं, CaCl2। ठीक, ये देखिए यहाँ पे सब क्लोरीन के हो गए, ये सब आपके क्या हो गए? फ्लोरीन के। अगर इसी तरह से आप ऑब्जर्व करिए, जो फ्लोरीन और क्लोरीन का नेचर में एबंडेंस होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू आयोडीन और ब्रोमीन और आयोडीन के कंपैरिजन में बहुत कम पाया जाता है। आयोडीन जो होते हैं वो सीवीड्स में भी पाए जाते हैं, और ब्रोमीन जो है सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, एल्कली मेटल्स के साथ साल्ट जो बनाते हैं, ठीक, उसमें भी पाए जाते हैं। इस तरह से तमाम इनके एबंडेंस होते हैं जिनको आप। तो ग्रुप 17 के सबसे पहले हम एटॉमिक प्रॉपर्टी लेकर चल रहे हैं। उसके लिए एक डेटा हमने बनाया हुआ है, टेबल बनाया हुआ, उस टेबल को आप देखिए और उसकी सहायता से आपको कुछ चीजें जो है आसानी से समझ में भी आएगी और थोड़ा टाइम भी बचेगा आपका। तो हमने आपसे कहा कि जो टेक्स्ट बुक में डेटा दिया है उसी डेटा को हम लेकर चल रहे हैं।
और हम ये प्रयास कर रहे हैं टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन को जो है कवर करते हुए चले। तो उसमें देखिए प्रॉपर्टी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी में यहाँ पे हमने बस अंतर क्या किया है, आप टेक्स्ट बुक में देखिएगा तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास अलग अलग दिया, हमने थोड़ा सा गैप, थोड़ा स्पेस की वजह से, थोड़ा जिससे आपको समझाने के लिए हमें स्पेस मिल सके, इसलिए हमने थोड़ा से अपान कर लिया, एटॉमिक नंबर अपान एटॉमिक मास लिख दिया, और वो बात वही है, बाकी और कोई अंतर नहीं। और यहाँ कोवैलेंट रेडियस अपान आयनिक रेडियस लिख दिया है, कोवैलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस, और ये एक्स माइनस जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसी को लेकर चले, बाकी और सब चीजें वैसे ही, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी है, तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और एक एक चीज समझते हैं। तो पहला देखिए, एलिमेंट्स का नाम तो आप समझ ही ले रहे हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ये दिया गया है, देखिए एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53, 85। आप यहाँ से 8 का डिफरेंस, यहाँ 18 का, यहाँ 18 का, यहाँ 32 का डिफरेंस ऐसे दिखाई दे रहा है। और इसके बाद एटॉमिक मास जो है 19 है, 35.45 है, अब 79.890 है, 80 लगभग लेते हैं इसको, 137 लगभग इसको लेते हैं, 210 इसको लेते हैं, ठीक, ये है। अब यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल ट्रेंड आप पढ़ते हुए आ रहे हैं ग्रुप 15 में, ग्रुप 16 में, आयनिक रेडियाई और कोवैलेंट रेडियाई का, वही नॉर्मल ट्रेंड इसमें भी है। इसमें बहुत ज्यादा आपको कोई अलग से नहीं दिखाई दे रहा है जिसके लिए आपको सोचना है। देखिए 64, 99, 114, 133, इसका मतलब आप ये देख रहे हैं टॉप टू बॉटम चलने पर आपको कोवैलेंट रेडियस जो है वो है इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और इंक्रीज कर रही है, सीधा सीधा आप देख रहे हैं क्यों इंक्रीज कर रही है, नंबर ऑफ सेल, एन की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो डिक्रीज करेगा, इस वजह से आपका जो है कोवैलेंट रेडियाई इंक्रीज करता है। सेम यही आयनिक रेडियाई के लिए भी है, आयनिक रेडियाई भी क्या हो रहा है, आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज कर रहा है। देखिए 133, 184, 196, 220, आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज कर रहा है, उसका कारण वही चीज, ठीक। अब यहां पे अगर हम लोग चले आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज एक दूसरे के, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो साइज के इनवर्स होता है, यानी अगर टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अपने आप क्या होगी, घटेगी। आप यहाँ पे देखेंगे वो घट रही होगी, 1680, 1256, 1142 और 1008 किलो जूल पर मोल की जो है वैल्यू दिखाई दे रही। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में आपको समझना है। अगर आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को देखें तो इससे भी ये आपसे जो है, इससे क्वेश्चन आपका आता भी है, पूछा भी आता है। आइए इसको समझते हैं और इसको समझने का प्रयास भी करते हैं। जैसे देखिए अगर हम लोग इसको लेकर चले तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम है सारे हेलोजेंस जो होते हैं उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है NH2NP5 होता है, NH2NP5 होता है। और ऑक्टेट पूरा करने में यानी ये NH2NP6 होता है, ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। स्टेबल के सेंस में ऑक्टेट पूरा है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हर हेलोजन की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने, और वो जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी शो करेगा, यानी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी to gain an electron to complete their octet, इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है हेलोजेंस की
कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी शो करेंगे। भाई हैलोजन का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो यही तो होता है। और एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो पी 5 की जगह 6 हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए हैलोजन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी शो करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की। और आपको मालूम है जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसी इंटरेक्शन की वजह से यहाँ से एनर्जी क्या होगी, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी अगर रिलीज होती है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो मोर नेगेटिव होगी। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है ना, मोर नेगेटिव होगी। तो यहाँ सारे देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है सबकी नेगेटिव में दिया गया है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी शो करेंगे और इस वजह से एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगी और इस वजह से सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप नॉर्मली इसमें क्या देख रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर वाला, वो ये है कि अगर आपसे पूछा जाए किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो क्योंकि ये भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है तो साइज का इनवर्स होता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन पाया जाता है। इन दोनों में देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों में क्या पाया जाता है, एक्सेप्शन। इन दोनों में एक्सेप्शन पाया जाता है। फ्लोरीन और क्लोरीन में एक्सेप्शन दिखाई दे रहा है। वैसे इसका 349 है, इसका 333, यानी यहाँ ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ कम एनर्जी रिलीज हो रही है। उसका भी कारण हम लोग आज आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। वैसे हमने 11th में जो है इसको बताया है आपको, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो फिर हम यहाँ तो बताने चल ही रहे हैं। तो इसको हटाते हैं, सब कुछ साइज का कॉन्सेप्ट है, साइज के अकॉर्डिंग ही हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे और हम आपको डायग्राम के थ्रू बताने का प्रयास करेंगे जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए और समझने में आपको सुविधा हो। जैसे आप देखिए फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 70, यही तो है। इसको अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2, 7, इसको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करिए तो 2, 8, 7, यानी सेल की संख्या यहाँ देखिए, सेल यहाँ 2 है, सेल यहाँ 3 है। सेल नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ रहे हैं तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब क्लोरीन की साइज क्या होगी, क्लोरीन की साइज लार्ज हो गई, क्लोरीन की साइज लार्ज हो गई और यहाँ फ्लोरीन की साइज जो होगी स्मॉल होगी। बात समझ में आई होगी इतना। और जब फ्लोरीन की साइज स्मॉल है तो बैलेंस सेल में तो दोनों जगह 7-7 इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस सेल में दोनों जगह अगर 7-7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। भाई छोटी जगह पे अगर 7 इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो और बड़ी जगह पे 7 इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो तो छोटी जगह पे उनकी डेंसिटी ज्यादा हो। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, और यहाँ वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई। इसी को हम दिखाते हैं डायग्राम के थ्रू। देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, यहाँ पर भी ये न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ सेल हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ये तो दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो पढ़ा ही होगा, अच्छा 6 से बढ़ाया जाता है। ये फिर कितना हो गया, 4, 2 6 और 1 7। यहाँ पे 2, 2 4, 2 6, 2 8, ये हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब आप खुद देखिए, आपको ये वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी
क्या दिखाई दे रही है, हाई। ये देखिए पास पास है, और यहाँ बैलेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। क्यों? क्योंकि साइज क्या है इसकी, साइज इसकी जो है बड़ी। अब देखिए अपकमिंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके पास, बैलेंस में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके पास जा रहा है, ये तो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन दोनों जगह जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन दोनों जगह जाएगा तो सीधे सीधे हम लोग क्या अनुभव करेंगे, हम लोग ये अनुभव करेंगे कि यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ एक फैक्टर ऑपरेट होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मैक्सिमम, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो होगा लो होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लो होगा। ठीक है भाई। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन अगर मैक्सिमम है, भाई फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाने के बाद वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करते रहते हैं। अब उस रिपल्सन को कम करना, जैसे ही फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। एज फ्लोरीन गेन इलेक्ट्रॉन, large amount of energy release, large amount of energy release। और यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी है, और यहां पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये दो सिचुएशन हो रही, ध्यान दीजिएगा। एनर्जी तो वैसे यहीं से ज्यादा निकलती है, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम होगी, जो यहां रिपल्सन है इस रिपल्सन को हमें कम करना है, इस रिपल्सन को कम करना है, तो इसका अधिकतर हिस्सा, यानी अब देखिएगा तो हम क्या बताए चल रहे हैं, इन फ्लोरीन मैक्सिमम पार्ट ऑफ इवॉल्व एनर्जी आर यूटिलाइज्ड टू मिनिमाइज रिपल्सन। ठीक, मतलब जो एनर्जी निकली उसका कुछ हिस्सा यहां इस रिपल्सन को कम करने में खर्च हो रहा है। ठीक है, और रेस्ट एनर्जी जो है इवॉल्व, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम अपनी तरफ से एक हाइपोथेटिकल जो है न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। सपोज करिए यहां पे जो एनर्जी निकलती है वो 100 किलो जूल एनर्जी निकलती है, यहां पे जो निकलती है वो 90 किलो जूल निकलती है, डिफरेंस मान लिया। अब इस रिपल्सन है, इस रिपल्सन को कम करने के लिए देखिए मैक्सिमम पार्ट ऑफ इवॉल्व एनर्जी, कितना खर्च इवॉल्व एनर्जी यूज हो रही है, मान लीजिए हमने मान लिया यहां से 50 किलो जूल यूटिलाइज्ड हो गई, 50 किलो जूल एनर्जी यूटिलाइज्ड हो गया, तो बचा कितना यहां पे 50 किलो जूल। इतनी एनर्जी बची, इतनी एनर्जी यहां से बची है। ठीक, क्यों? हमने क्या कहा, इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को मैक्स जो है इसको मिनिमाइज करने के लिए इसकी एनर्जी खर्च हो रही है। हमने मान लिया 50 किलो जूल खर्च हो रही है, 100 किलो जूल निकल बचा 50 किलो जूल। अब यहाँ पे हमने माना रिपल्सन कम है, तो हमने माना ये 30 किलो जूल एनर्जी खर्च हो रही है। ठीक, तो यहाँ बचेगा कितना, 60 किलो जूल। यही आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी। 60 किलो जूल, यही आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने दिखा दिया भाई।
ठीक है भाई। इसी वैल्यू को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कह रहे हैं, मतलब यहाँ रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से जो एनर्जी इवॉल्व होगी उसका अधिकतर पार्ट खर्च हो जाएगा। इस वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम, और क्लोरीन की में रिपल्सन कम होने की वजह से कम एनर्जी यूटिलाइज होगी रिपल्सन को कम करने में, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे सीक्वेंस पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो सीक्वेंस होता है वो क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये ध्यान रखिएगा। ये सीक्वेंस है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का, फिर आपका फ्लोरीन का आ गया, फिर ब्रोमीन का आ गया, फिर आयोडीन का आ गया। ये चीज है आपका। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन जो होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये साइज पे डिपेंड करता है, साइज के इनवर्स होता है। तो साइज जैसे जैसे बढ़ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, ठीक। अब आइए हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, ये आयन की वाटर से रिएक्शन, आयन की बात कर रहे हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे X माइनस की वाटर से रिएक्शन, तो ये X माइनस गैस है और ये बन जाएगा X माइनस एक्वस, ये हो रहा, ठीक। और इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। इस एनर्जी को हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी कह रहे हैं। तो इसका मतलब जानते हैं हाइड्रेशन एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है, स्मॉल द आयन ग्रेटर इज द हाइड्रेशन, स्मॉल द आयन ग्रेटर इज द हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ये जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, यानी इसका मतलब है F माइनस वाटर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इन कंपैरिजन टू 380 मतलब क्लोरीन, इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन, इन कंपैरिजन टू आयोडीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, वो ज्यादा हाइड्रेशन शो करेगा, तो ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी इवॉल्व होगी, और ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी इवॉल्व होगी जो दिखाई दे रहा है आपको इस टेबल में दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कुछ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है हैलोजेंस की, जिनको हम लोग ऑब्जर्व यहाँ पे करेंगे। और आप देखिए वही नॉर्मल ट्रेंड जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है मॉलिक्यूल्स इससे पहले के प्रीवियस ग्रुप्स में, वही चीज हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। इसमें कोई अलग से ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको अलग से समझना पड़े। ये डेटा हमने आपको इसीलिए दिया है कि जल्दी से जल्दी ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी खत्म हो जाए, क्योंकि एक ही तरह की प्रॉपर्टी बार बार पढ़ने से कोई मतलब, यहाँ मकसद हमारा सॉल्व नहीं होता। हाँ, कुछ चीजें हैं जो अलग है, उनको हमको लेकर अलग चलना पड़ेगा। आइए इसी में देखते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टी दिया हमने, और कौन कौन से मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी, सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में F2Cl2 Br2 I2 एस्टा टाइम 82। इसकी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी इसकी जो है हम लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव को अलग आप ब्रांच या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आप नॉर्मली मॉलिक्यूल के साथ ऑब्जर्व नहीं करते, क्योंकि इनका नेचर इनके नेचर में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको ऑब्जर्व नहीं करते। अब आइए देखते हैं, अगर इसी चीज को हम लोग देखें, इसी चीज को, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमने आपसे कहा था, थोड़ा सा हम जो मॉडिफाई करते हैं आपके टेबल में वो सिर्फ स्पेस के लिए, तो इसको ध्यान दीजिएगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों साथ साथ लिया है, और ट्रेंड वही है। मेल्टिंग पॉइंट देखिए 54, 70, 172, 265, 386। ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। यानी अगर आप देख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट दोनों की बात करें, टॉप टू बॉटम चलने पर दोनों इंक्रीज कर रहे हैं।
दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और उसका कारण क्या है, मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज का बढ़ना। तो वांडरवाल फोर्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो ये काफी क्लोजली कंपैक्ट हो जाएंगे, कंपैक्ट हो जाएंगे और इस वजह से इनकी डेंसिटी भी इसी वजह से बढ़ती है, इनकी डेंसिटी भी इसी वजह से आप देखेंगे बढ़ जाएगी। यानी मॉलिक्यूलर साइज बढ़ना, वांडरवाल फोर्स बढ़ना, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का भी बढ़ना ये दिखाई दे रहा है। और अगर आप डेंसिटी के रेस्पेक्ट में भी देखें तो डेंसिटी भी देखिए इनकी बढ़ रही है, 1.51, 1.66 और 3.19 और 4.94। जिस हिसाब से आप डेंसिटी बढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का मेन टर्म यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही यही है कि जब आप टेम्परेचर दीजिए तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मेल्ट कर जाए या बॉयल करने लगे। वैसे भी आप जानते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो नॉर्मली गैसेस स्टेट में पाया जाता है, ब्रोमीन जो है लिक्विड है, और आयोडीन जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ये आपको आइडिया होना चाहिए कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये गैस है, ब्रोमीन जो है ये लिक्विड है, और आयोडीन जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये ध्यान रखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की। और ये जो भी चीजें हैं ये रूम टेम्परेचर पे है भाई, ध्यान रखिए इस चीज को भी, एट रूम टेम्परेचर। हम आपसे रूम टेम्परेचर की ही बात कर रहे हैं, एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे गौर करने की क्या बात है कि अगर हम लोग देखें बॉन्ड डिस्टेंस, पहले देखिए डिस्टेंस यानी फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच की बॉन्ड डिस्टेंस कितनी है, 143। साइज अगर एटम की छोटी होगी तो बॉन्ड छोटा बनाएगा, ठीक। क्लोरीन की साइज बड़ी हुई तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, ब्रोमीन की और बड़ी होगी, आयोडीन की और बड़ी। अब इसको आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड को क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करीब 5-6 बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, और वो ये है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को अगर आपको बनाना है, इन मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना है इनकी डिसोसिएशन एंथैल्पी के आधार पे, तो सबसे जल्दी कौन टूटेगा। तो देखिए आपको अगर डेटा मालूम है तो लोग बताते भी हैं, सही जवाब देते भी हैं, लेकिन देखिए आयोडीन का सबसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, तो उसका कारण क्या है, लेंथ, साइज। देखिए डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी क्या है, कम। यहां तो ठीक है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाई दे रहा है। वो एक्सेप्शनल बिहेवियर इसलिए है, फ्लोरीन की साइज छोटी, देखिए ध्यान से, फ्लोरीन की साइज छोटी, और फ्लोरीन के पास क्या पाए जाते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपके 3-3 पेयर दोनों के पास है। इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में क्या पाया जाता है, रिपल्सन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और इस रिपल्सन की वजह से फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड में, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन में स्ट्रेन डेवलप करता है, स्ट्रेन डेवलप करता है, और इस वजह से जो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है, और इसी वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन फ्लोरीन में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से उनमें रिपल्सन होता है, और रिपल्सन की वजह से फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड के बीच में स्ट्रेन डेवलप करता है। वो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड को क्या कर देता है, कमजोर। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की साइज क्या होती है, साइज स्मॉल है, इस वजह से हो रहा है, क्योंकि सभी में ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, लेकिन फ्लोरीन सबसे छोटा है, उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, इस वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी लो हो जाती है।
तो अनएक्सपेक्टेडली फ्लोरीन की आयोनाइजेशन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो आयोडीन के बाद हो जाती है। अब फिर उसके बाद सीक्वेंस यही है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन की जो आयोडीन की जो होती है बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, फिर फ्लोरीन की, फिर हो गया आपका ब्रोमीन का, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? क्लोरीन। ये सीक्वेंस है। यानी अगर नंबर देना है तो ये नंबर एक है, होता है ना, 1 2 3 4, तो इस हिसाब से ये हो गया 4 1 3 2, तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 41 32। ये बॉन्ड एनर्जी के लिए हो गया 41 32। 4 वाले की सबसे कम, फिर 1 वाले की, फिर 3 वाले की और 2 वाले। ये तो सही है, सबसे कम इसकी, फिर इसकी होनी चाहिए थी, फिर इसकी होनी चाहिए थी, सबसे ज्यादा इसकी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल आ गया, और एक्सेप्शन किस हिसाब से आ गया? इसकी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से। ठीक, डेंसिटी हमने बताया ही, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी डेंसिटी इतनी होती है, तो डेंसिटी भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रही है, साइज बढ़ रही है। साइज बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूलर डेंसिटी जो है वो भी बढ़ रही है, वन वाल फोर्स बढ़ रहा है। यहाँ पे एक नेक्स्ट है, ये आपका क्या शो कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हैलोजन बिहेवियर शो करता है। उसको भी आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, आपको मालूम है हैलोजन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगर इस चीज को देखिए आप और इस चीज को समझिए, तो यहां पे देखिए हैलोजन जो होते हैं ये टेंडेंसी ज्यादा शो कर रहे हैं। ये कौन सी टेंडेंसी? इलेक्ट्रॉन गेन करने की, यानी रिडक्शन, यानी हैलोजन शोज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी शो कर रहा है। और जब रिडक्शन की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी शो कर रहा है तो सीधे सीधे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम ये कह सकते हैं हैलोजन अगर रिडक्शन की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी शो कर रहा है, इसका मतलब है हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हेंस behaves as oxidizing agent। हैलोजन जो है वो बिहेवियर कैसा शो करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर शो करेगा। ठीक, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये बता रहा है। सबसे ज्यादा जो है फ्लोरीन का है, क्योंकि फ्लोरीन का जो है रिडक्शन, ये इस वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? ये सारी वैल्यूज जो हैं ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। ये सारी वैल्यू जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, और इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं फ्लोरीन की एसआरपी वैल्यू जो है हाईएस्ट है। इसलिए फ्लोरीन जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पूरी पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करें, फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और अगर आप ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करिए तो फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, और ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। वो किस आधार पे?
वो इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू के आधार पे। फ्लोरीन ज्यादा रिडक्शन शो करेगा, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आयोडीन जो होता है वो रिडक्शन कम शो करेगा। रिडक्शन कम शो करेगा तो ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सॉरी वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इनका रिड्यूसिंग करेक्टर है वो इस ट्रेंड में जो है क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, तो ये आपका मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज थी जो आपने इसको देखा। जितने भी हैलोजेंस होते हैं, ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड, ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड, जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो सब कलर्ड ठीक। और हमने यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को ये बनाया हुआ है। और चार्ट में देखिए, फ्लोरीन का जो कलर होता है लाइट येलो कलर होता है, क्लोरीन का जो कलर होता है ग्रीनिश येलो कलर होता है, ब्रोमीन का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है। ये नॉर्मली हम लोग जो है लैब में भी इस्तेमाल ब्रोमीन का करते हैं, ग्रेजुएशन की लैब में ज्यादा इस्तेमाल होता है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की लैब में ब्रोमीन का जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक, और वैसे भी लैब में ब्रोमीन वाटर रखी रहती है, आप देखिएगा तो वो रेडिश ब्राउन कलर का जो है, लाइट रेडिश ब्राउन, क्योंकि ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं तो उसमें वाटर का अमाउंट मिला देते हैं। और लास्ट में आयोडीन जो है डार्क वायलेट कलर का होता है। आपको मालूम है ये अलग अलग कलर शो करने का रीजन भी है, क्योंकि सब में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग अलग होंगे, तो सबके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसकी वेवलेंथ अलग होगी, और अलग अलग वेवलेंथ होगी तो इनका कलर भी क्या होगा, अलग होगा। जैसे आपने कहा कि जितने भी हैलोजेंस हैं वो सब कलर्ड, ठीक, कलर्ड हैं। अगर आप इसको ऑब्जर्व करिए तो हैलोजेंस हैं, हम ले रहे हैं एग्जांपल, हैलोजेंस हैं, ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब्स रेडिएशन फ्रॉम विजिबल लाइट, क्योंकि विजिबल लाइट के कलर को ही तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, विजिबल लाइट। ठीक, हैलोजेंस जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट के से जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, इससे होगा क्या, जो हैलोजेंस का आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल, ये सब एनर्जी लेवल जो है मॉलिक्यूल में ही पाए जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल। जैसे देखिए किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमने ऐसे दिखा दिया, ये ग्राउंड स्टेट दिखा दिया, ये एक्साइटेड स्टेट दिखा दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये जा रहा है, HNU एनर्जी की एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और ये एक्साइटेड स्टेट लगभग 10⁻⁸ to 10⁻15 सेकेंड तक यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रुकेगा। तो हमने क्या कहा, मान लीजिए हैलोजेंस के बैलेंस में इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन HNU एनर्जी, यानी HNU का मतलब है विजिबल रेंज के रेडिएशन को जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, और इसमें से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इसमें सबको सब एब्जॉर्ब कर लेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और वो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। और एक्साइटेड स्टेट जो होता है ये अनस्टेबल होता है, ठीक, वापस आएगा, ये वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में, तो जो एनर्जी ये एब्जॉर्ब किया है, एनर्जी को क्या करेगा, इवॉल्व करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और वो रेडिएशन जो होगा क्या होगा, विजिबल रेंज का होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हमने आपसे क्या कहा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है फिर यहाँ पे बहुत कम समय रुकेगा, फिर वापस आएगा तो एनर्जी इवॉल्व कर देगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और जिस रेडिएशन को ये इवॉल्व कर रहा है, यानी एब्जॉर्ब कुछ कर रहा है, कुछ को इवॉल्व कर रहा है, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर कह रहे हैं, तो इवॉल्व करेगा
जो कलर इवॉल्व करेगा वही हमारी आंखों पे पड़ेगा और उसी कलर को हम लोग जो है ऑब्जर्व करेंगे। तो जो विजुअल रेंज की है आपको मालूम है वेवगाइड। और आपको मालूम है ये जो एनर्जी का एक्साइटेशन, जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है एनर्जी के द्वारा, अलग अलग हैलोजेंस में अलग अलग होगा। क्यों? जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की साइज छोटी है तो इसमें न्यूक्लियस का फोर्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा, तो फ्लोरीन में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में, और इस वजह से ये ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। और आपको शायद मालूम होगा कि जो हाई एनर्जी का होता है वो वायलेट लाइट होती है, यानी अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन जो है ये वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और इवॉल्व किस एब्जॉर्ब करेगा, और इवॉल्व किसको करेगा? इवॉल्व ये कौन सा कलर शो करा? लाइट। तो ये लाइट येलो कलर की लाइट येलो जो है ये इवॉल्व करेगा, ठीक। और यही क्या होगा? कलर ऑफ हैलोजन होगा, यही कलर ऑफ हैलोजन, यानी वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? हाई एनर्जी। हाई एनर्जी क्यों? फ्लोरीन की साइज छोटी है, न्यूक्लियर फोर्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा, इसलिए हाई एनर्जी कंटेंट को एब्जॉर्ब करेगा विजिबल लाइट से, और वो कौन सा होता है? वायलेट लाइट। इसको एब्जॉर्ब करेगा और इवॉल्व कौन सा करेगा? लाइट येलो। और यही लाइट येलो कलर जो होगा वो किसका कलर होगा? कलर ऑफ द हैलोजन। तो हमारा कहने का मतलब टॉप टू बॉटम चलने पर इनकी एनर्जी, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स चेंज होता है, इसलिए एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी, एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी तो कलर भी क्या होगा? चेंज होगा। ये आपका जो है क्या है? आपका हैलोजन है जो कलर्ड। आपको मालूम ये तो है ही है कि जितने भी हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन है NH2 NP5, और ये इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन NH2 NP6, ठीक। यानी ऑक्टेट पूरा करने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए सारे के सारे हैलोजेंस जो होते हैं, ऑल हैलोजेंस shows a strong tendency to gain an electron। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी शो करेंगे, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? -1, ठीक है भाई। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो -1 होगा, ये ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के साथ खासियत क्या है? फ्लोरीन ऑलवेज शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन दियर कंपाउंड, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। फ्लोरीन शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन दियर कंपाउंड्स, और उसका कारण क्या है? ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। बाकी आपको मालूम है, बाकी हैलोजेंस के साथ ऐसा नहीं है। बाकी हैलोजेंस +1 भी शो कर सकते हैं, +3 भी शो कर सकते हैं, और +5 और +7 भी शो करते हैं। वाइल रेस्ट हैलोजन में shows +1 +3 +5 and +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल,
इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इस वजह से ये सब इस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। भाई ये ध्यान रखिएगा, इस चीज को हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, ये जो +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे। वैलेंस शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1, वैलेंस शेल में प्रमोशन होगा, अब p का इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेगा, d में +3 हो जाएगा। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे देखिए हम किसी भी एक एलिमेंट का ले रहे हैं, आप देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 NP5 और ND0, ठीक है, NS2 NP5 ND0, ये हेलोजन्स का, ठीक, ये हेलोजन का है भाई। तो अगर हम इसको दिखाएं तो ये S है, S को हम हमेशा स्फेरिकल दिखा रहे हैं, P है, P को हमने दिखा दिया इस तरह से 3, ये हो गया, D है, D एम्प्टी है, ये दिखा दिया। अब इस समय देखिए इसके पास एक ही अनपेयर्ड है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो सकता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो -1 हो सकता है, ये इस सिचुएशन में हो गया, ठीक है। तो +1 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये ग्राउंड स्टेट में शो करेगा भाई। ये आप कह सकते हैं इसको इन ग्राउंड स्टेट हेलोजन सोर्स +1 एंड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है भाई। अब हेलोजन का हम लोग एक्साइटेड स्टेट लेते हैं, हेलोजन एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में देखिए पहले इसका इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो जब यहां जाएगा तो S में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, P में क्या हो गया 1 2, एक अनपेयर्ड हुआ और चला गया किसमें, D में चला गया, तो ये हो गया, कै अनपेयर्ड हो गया यहाँ पे 3, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ठीक है भाई, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है भाई। फिर हेलोजन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे, हेलोजन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में देखिए, अगर देखेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से यहां जाएगा, तो ये हो जाएगा, अभी इसमें पेयर्ड ही रहेगा, P वाले में सब अनपेयर्ड हो गए और अनपेयर्ड हो गए, D वाले में 2 अनपेयर्ड पहुंच गया, और अगर इस तरह से आप देखेंगे तो इसके पास कितना हो गया +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में देखिए हेलोजन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में अगर हम लोग देखें तो S का इलेक्ट्रॉन भी प्रमोट करेगा, और S का इलेक्ट्रॉन भी प्रमोट करेगा, तो S में एक इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया P में 1 2 3, और ये D में हो गया 1 2 3 4, यहाँ एक अनपेयर्ड, यहाँ एक अनपेयर्ड, यहाँ एक अनपेयर्ड, तो कुल मिला के कितने हो गए +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपका जो है हेलोजन का दिखाई दे रहा है। हेलोजन को अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आप बता रहे हैं हेलोजन ग्राउंड स्टेट में +1 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और हेलोजन एक्साइटेड स्टेट में +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। वो सिचुएशन किस आधार पे है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पे आप इस चीज को बता रहे हैं, ठीक है। जो भी आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नॉर्मली आप जान लीजिए, जो भी हेलोजेंस हैं वो जब फ्लोरीन या ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को प्रमोशन कराना है, और इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन जब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ेगा तभी आसानी से होगा, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है मेनली हेलोजन तभी बनाता है जब वो कॉम्बिनेशन किसके साथ करता है, स्मॉल एटम्स दैट इज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है भाई। जैसे देखिए अब यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो रहा है, तो जो हेलोजेंस होते हैं
हैलोजेंस जो होते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेंगे? when combined with high electronegative atom with small size। ये कंडीशन है इसकी भाई। दैट इज कौन कौन हो सकता है? दैट इज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हैलोजेंस और की अपेक्षा मेजॉरिटी में। तो ये जो है इनके साथ जब कंपाउंड बनाएगा तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन चाहिए, तो ये सब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनके हैलोजेंस के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर देंगे। जैसे कोई कंपाउंड आपको देखिए, जैसे ऑक्साइड्स है, एग्जाम्पल में आप कौन कौन ले सकते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं, ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं। इन सभी में जो है ये ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड सब प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, क्योंकि ये सब फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करेंगे। ठीक है भाई। एग्जाम्पल अगर आपको दिखा दे, जैसे आयोडीन IF7, यहां आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7। आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, और +7 तभी है जब फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना है। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।